हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है, यानी फुल कोर्स मैं कवर कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि ये पूरा कोर्स का कवरेज है। क्लास 11th की फिजिक्स खत्म हो चुकी है, क्लास 12th की फिजिक्स में आपको नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का किरचॉफ लॉ और उससे रिलेटेड बातों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में करने वाला हूं, जो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि नीट में आपका सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो केवल एक सब्जेक्ट, यानी मेरे कहने का मतलब है केवल बायो पढ़कर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बायो में आपका मान लीजिए 360 में 360 नंबर भी आ गए तो भी 650 का टारगेट तो आपको रखना ही होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मोटे तौर पे 300 नंबर और चाहिए। तो केवल अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चूक रहे हैं। तो आपको फिजिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको दिक्कत लगती है, फिजिक्स में भारी लगती है, फिजिक्स टफ लगती है, तो मैं इसको आसान लैंग्वेज में करके आपको समझा रहा हूं। मेरा वादा है कि अगर इशू यह है कि आपको अच्छा समझाने वाला नहीं मिला, एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं मिला है, तो वहां मैं आपकी दिक्कतें निश्चित दूर कर दूंगा। और बाकी आप मेरे साथ साथ पढ़िए और जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखकर न्यूमेरिकल निकालिए, जिससे आपका सिलेक्शन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पक्का हो सके। तो चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको सीखने का मौका मिले और वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो वीडियो है ना बेटा, ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। ना ये क्लास 12th वालों के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए, केवल आपके लिए है, यानी नीट के लिए। तो नीट वाला बच्चा पूरी तरीके से इसका फायदा उठा सकता है। और आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पर हैं। किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। और आपको सहूलियत मिले इसलिए मैंने क्या किया है, एक ही जगह वीडियो के टॉपिक्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिखकर उनके लिंक लगा दिए, जिसे मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का नाम दिया है, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ भाई ये फला वीडियो आपको देखना है, सीधे क्लिक कर सकें। और क्या क्या वीडियो आपके लिए उपलब्ध है ये भी आपको मालूम हो सके। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक फोटो उसकी चिपका दिया और वीडियो लाइब्रेरी की, नीट क्लास 11 फिजिक्स गोल्ड सीरीज। ये गोल्ड सीरीज में देखिए चैप्टर टॉपिक लिखे, जिस भी प्ले बटन पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहां पर टैब क्लास 11th का, ये बाजू में क्लास 12th का टैब दिखेगा। कभी कभी मोबाइल में ये ऊपर की तरफ दिखता है, तो वहां देखकर आप टैब को क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या है कि अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आ जाइए और देखिए यहां पर आपको एक लिंक दिखाई पड़ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, कुछ 2-3 लिंक्स खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगाने वाला हूं, जिससे क्या होगा ना कि मान लीजिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 या कुछ ऐसा, तो आप क्लिक करके आसानी से देख सकें। तो एक तो तरीका क्या है कि होम पेज से चले जाइए, दूसरा तरीका क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है वो क्लिक करके आप देख लें। फायदा क्या मिलेगा, कोई भी टाइम वेस्टिंग आपकी नहीं है, इजी एक्सेस है, और साथ में आपके लिए कौन कौन से वीडियो उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, वो आप आसानी से देख सकते हैं और अपना बहुत तगड़ा फायदा उठा सकते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों को कहना है सर जो आप पढ़ाते हैं वो पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर ले बेटा। और ये रहा आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप। इस ऐप में आपको जो नीट की जर्नी है वो इससे आसान हो जाएगी। आपकी डॉक्टर बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है, तो आप नीट अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और स्टोर सेक्शन में जाके देखिए, कुछ आपको बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे, आपके सिलेक्शन को आसानी से करवा पाने में आपकी मदद करेंगे। आप उन कोर्सेज को लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए आज की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो बात शुरू होती है किरचॉफ लॉ की। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि या तो कोई सीरीज में सर्किट है या पैरेलल में है। तो अगर चीजें सीरीज और पैरेलल में पहचान ली जाए, ब्रेकडाउन कर लिया जाए, तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या वोल्टेज वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिनको सिंपल सीरीज
या आपका पैरेलल सर्किट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। उस स्थिति में किरचॉफ लॉ काम आता है। वैसे तो किरचॉफ लॉ हर जगह लग सकता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो चाहे वो सिंपल सर्किट हो, लेकिन जब सीरीज पैरेलल में तोड़ ही लेते हैं तो फट से कर लेते हैं सवाल, इसको लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं महसूस होती क्योंकि 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट से जहां सीरीज पैरेलल को आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये सर्किट देखिए, यहां दो आपके सेल लगे हुए हैं, कई रेजिस्टेंस है, बाजू वाला देखिए, तो यहां पर सीरीज पैरेलल को तोड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है या कभी कभी तो पॉसिबल ही नहीं होता। उस समय अगर हम किरचॉफ के लॉ को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, किसी 2 पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो लॉ थे 1845 और 1846, 1845 एंड 1846 में किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे, उन्हीं के नाम पर ये लॉ पड़े हुए हैं। तो दो मेजर लॉज हैं, 2 मेन लॉज हैं इनके, वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले जो उसमें यूज होने वाले 2 शब्द हैं उनको पहचान लेते हैं। तो पहला शब्द आपका आता है जंक्शन। अब ये जो जंक्शन है, व्हाट इज जंक्शन? किसी सर्किट में अगर 3 कंडक्टर या 3 से ज्यादा कंडक्टर कहीं जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन या हम बोलते हैं नोड। जैसे कि इस सर्किट में देखिए तो या डी पॉइंट देखिए, तो डी इज ए जंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 2 3 कंडक्टर जुड़ रहे हैं। क्या हमारा ए जंक्शन होगा? तो ए जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 ही कंडक्टर जुड़ रहे हैं, हमें 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर चाहिए। इसी तरीके से ये भी जंक्शन नहीं है और ये जंक्शन है, क्योंकि यहां पर भी 3 कंडक्टर जुड़ रहे हैं। आप बात समझ पाए होंगे। इसी तरह यहां पर आ जाओ, ये देखिए ये जंक्शन है क्योंकि 3 कंडक्टर यहां जुड़ रहे हैं। क्या ये जंक्शन है? तो ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल 2 कंडक्टर जुड़ रहे हैं। तो जंक्शन या नोड्स हम वहां बोलेंगे जहां पर 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर एक जगह जुड़ रहे हो, बस। इसके बाद अगली बात आती है लूप। तो लूप तो आप बहुत समय से पहचानते हैं, किसी सर्किट के अंदर कोई भी कंडक्टिंग पाथ जो आप जहां से चले वहीं लौट आए, उसी को हम लूप बोलते हैं। यानी कोई भी कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ, कंडक्टिंग क्लोज्ड पाथ इज ए नोन एज ए लूप। जैसे इस सर्किट की बात करो तो अगर आप ए से शुरू होते, मान लीजिए ए से आप चले बी तक गए, बी से चले सी तक आए, सी से चले और डी तक आए, फिर ए तक आए, यानी ए बी सी डी ए, ये हमारा एक लूप है। ऐसे क्लोज लूप भी लिख सकते हैं आप। और ये कंडक्टिंग पाथ भी, ये हमारा एक क्लोज लूप है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए और कंडक्टिंग पाथ को ट्रेवल किया है। इसी तरीके से नीचे वाला लूप ले सकते हैं, जैसे डी सी ई एफ डी, ये भी एक क्लोज लूप हो गया। आप पूरा लूप भी ले सकते हैं, जैसे ए बी सी ई एफ डी ए, ये ए बी सी ई एफ डी ए, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज लूप। तो ये 3 तरह के लूप इसमें दिख रहे हैं। यही चीज यहां लगाई जा सकती है, यानी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जहां से शुरू हुए हैं वहीं पहुंच जाइए, वो क्लोज लूप बन जाएगा। क्योंकि इसका काफी इस्तेमाल होगा किरचॉफ लॉ के अंदर, इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा, पहला लॉ, दोनों ही लॉ जो है इनके हैं ना, बिल्कुल मक्खन की तरह हैं। अब ये जरूर है कि इनको लगाते वक्त आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं, वैसे दिक्कत की तो कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन है तो बहुत सरल। जैसे ये क्या कहते हैं पहले लॉ में, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब कहां, जहां पर 3 कंडक्टर या उससे ज्यादा लोग मिल रहे हों, किसी जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। जब भी एल्जेब्रिक सम की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी को प्लस और किसी को माइनस बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई जंक्शन है जहां पर ये 4 पाथ आपको दिख रहे हैं और आने वाली करंट I1 I2 और जाने वाली I3 I4 है, तो कहते हैं ये कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को कन्वेंशन के तौर पर, यानी ऐसा मान लिया गया है, प्लस ले लो, प्लस I1 प्लस I2, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को आप माइनस ले लो और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये तो इन्होंने बताया, ये जो सिग्मा या समेशन लिखा हुआ है वो समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द एल्जेब्रिक सम। ये क्या है? समेशन I बराबर
जीरो। इसको समेशन या सिग्मा कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों नाम है इसके, ठीक है। तो ये साहब इसकी बात है। लेकिन एक और आसान सेंटेंस है जो ज्यादा आसान लगता है, ये तो प्लस माइनस से बच जाए तो मजा आने लगता है। तो आप कह सकते हैं आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, बात खत्म। जैसे इसी का एक नया फॉर्मेट, इसी को ले लीजिए आप। तो आने वाली करंट कितनी है, I1 प्लस I2 जंक्शन की तरफ, और जाने वाली करंट कितनी है, I3 प्लस I4। तो ये फॉर्मेट हमारा ज्यादा आसानी से हमारे दिमाग में चिपक जाता है या याद रहता है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, बढ़िया। ये जो लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ के नाम से मशहूर है, और इसको हम लोग, ये किस चीज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इसको केसीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल आगे मैंने लिखा भी है। तो इसको केसीएल के नाम से भी जानोगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी जानोगे। और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा लॉ है। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, मालूम होगा, वैसे नहीं मालूम डाउट है तो बिल्कुल नोट करिए, अपने को सिलेक्शन लेना ही है। और ये बात रही उसके आगे की चर्चा, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और ये आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर ये डिपेंड करता है, मतलब ये इसी पर बेस्ड है, ये आप पहचान पाए इसको। अब इनका दूसरा लॉ भी बिल्कुल मक्खन की तरह है, वो भी जानते हो क्या बताता है, वो बताता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस दी, कहीं भी टोटल सर्किट क्लोज पाथ, तो वहां पर उसकी जीरो होनी चाहिए वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज लूप विल बी जीरो। तो किसी क्लोज लूप में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। अब यहां भी एल्जेब्रिक सम कह दिया है तो भाई साहब प्लस माइनस फिर लगाना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम तो ऐसे ही होता है, किसी को प्लस किसी को माइनस। तो अब हमको पोटेंशियल ड्रॉप में किसको हम प्लस कहें और किसको हम माइनस कहें, इसके कुछ रूल बना दिए गए हैं। तो एक तो रूल है वो हम लोग फटाफट सीख लेंगे, तो हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप में इसको प्लस कह देना है, और पोटेंशियल दूसरा कहीं हो रहा है, इस तरह का मामला है, तो इसको माइनस कह देना है या इसको प्लस कह देना है, और जोड़ जाड़ के सबको जीरो रख देंगे। तो ये साहब आपकी किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं इसको। एक और नाम है केवीएल, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वोल्टेज ड्रॉप को कब प्लस और माइनस कहेंगे, यानी साइन कन्वेंशन क्या है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन कई टीचर लोग इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो ना, जैसे लिखो x प्लस 10 बराबर 0, तो किसी ने कहा x बराबर -10, तो अगर राइट हैंड साइड पे तो माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस है, इतना ही फर्क है, दोनों इक्वेशन एक ही हैं। तो अगर आपके टीचर ने या कहीं आप पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग सेंटर में, उन्होंने कोई दूसरा तरीका बताया प्लस माइनस लेने का, तो वो भी गलत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं तो बहुत ही आसान है, इससे तो सब कुछ निकलता है, कभी गड़बड़ी होती नहीं, टेस्टेड है, रिसर्च्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं किसको प्लस माइनस हम लोग कहना पसंद करेंगे या कहना पड़ेगा। तो ये आ जाते हैं हम लोग एक सर्किट के अंदर। अगर सर्किट के अंदर आप किसी रजिस्टर को पार कर रहे हैं, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की ही डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं, करंट की ही डायरेक्शन में, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर V इक्वल टू आई आर है, माइनस लेना है, तो V इक्वल टू माइनस आई आर। तो ये वैल्यू हो गई, देखिए माइनस आई आर। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन है और हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस आई आर ले लेना। वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई आर, वो प्लस ले लेते हैं। ठीक है, अब किसी सेल के अंदर जा रहे हो माइनस टर्मिनल की तरफ, माइनस की तरफ तो माइनस ही, और प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस ही। बस इतनी बात याद रखिए। और हमने कैपेसिटर के लिए बता ही दिया था कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो प्लस, अगर कैपेसिटर है तो, आप में कई बार नहीं रहता है तो, और निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, और इसी तरह आप
ज्यादा रायता ना घोलते हुए, अगर इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर को प्लस माइनस मान के प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस और माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस। खैर, आप इस बात को समझ गए होंगे, इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए। अब इसको मैं जब तक लगा के नहीं आपको दिखाऊंगा तब तक आसानी नहीं होगी। तो ये लगाने का प्रोसीजर लिखा है थ्योरी, जो थ्योरी आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे जब तक कि लगा के आपको मैं दिखाऊं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्किट यहां बना हुआ है, इसमें मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूं। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स यहां दी हुई हैं, तो हम लोग जो पहला लॉ था ना किरचॉफ करंट लॉ, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हमको दे रखी है। कुछ जरूरत पड़ी तो वो भी लगा लेंगे, और किरचॉफ का क्लोज लूप वाला केवीएल लगाएंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए, ये करंट यहां से दी है, I1 ऐसे जा रही है, I2 इधर से आ रही है, दोनों मिलकर ही I1 I2, और फिर I1 इधर और I2 इधर, इस तरह से बात बन गई। अब यहां पर अगर कोई क्लोज लूप लेते हैं, जैसे कि मैं यहां लेके दिखाता हूं, क्लोज्ड लूप, कोई लूप चूज कर लीजिए। जिस लूप में जिस तरीके से हम बढ़ते हैं, भाई लूप में तो क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, उसी तरीके से मैं लूप का नॉमेनक्लेचर कर देता हूं। मतलब जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी ई एफ ए, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूं, ए से बी, बी से ई से एफ और एफ से। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अब इस तरह से एरो बना दिया है, वरना आप चाहें तो एरो ना भी बनाए, समझ लें कि भाई इस तरह से लिखेंगे तो उसका मतलब ऐसे बढ़ रहे हैं, शुरू हो जाइए ऐसे बढ़ना। यहां पर आप ईएमएफ इसका क्या है? माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हो तो माइनस E1 लिख दोगे। फिर आप बी तक पहुंच गए, कंडक्टर में कोई ड्रॉप नहीं लेते हैं, फिर बी से ई की तरफ आए तो आप जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप माइनस होगा। तो आप माइनस लिखिए, और ये रहा I1 प्लस I2 इंटू R3। ये देखिए यहां पे ड्रॉप हो गया। फिर देखिए यहां करंट ऐसे जा रही है, इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, है ना। अगर इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो वैल्यू फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी, I1 माइनस I1 R2, I1 R2। ठीक है बेटा, और फिर आगे बढ़े आप इधर तो देखिए I1 इंटू R1 उसी डायरेक्शन में, तो माइनस I1 इंटू R1 बराबर 0। और ये देखिए ये पहली जो इक्वेशन है यही इन्होंने लिखी थी, जो मैंने लिखकर आपको दिखाई है। कोई बात नहीं, हम लोग एक और लेते हैं जिससे और क्लैरिटी मिले, इन्हीं का ले लेते हैं BCDEB। तो BCDEB एक बार लिखता हूं मैं, व्हाइट कलर से व्हाइट तो उसके ऊपर दिखेगा नहीं, येलो ले लेता हूं। तो क्लोज लूप अब मैं लेता हूं BC, जहां से शुरू हुए वहीं लौटेंगे, BCDEB। ठीक है, जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से चलेंगे हम लोग। तो B से लेके C तक चले तो प्लस E2, आगे बढ़ते हैं C से लेकर इधर। अब यहां पे जो करंट थी देखिए ऐसे जा रही थी, करंट का डायरेक्शन ये है, आप उल्टे जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस इसमें करंट कितनी है? ये I2 करंट है, देखिए ये I2 जा रही है ना, इस सब में I2 है, तो I2 इंटू R4 प्लस का, I2 इंटू R4 बेटा प्लस का। बढ़िया, आप यहां तक पहुंच गए बेटा। अब हम जानते हो ऐसे ये जो बनाया ये इस तरीके से हम नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, BCD, ये ऐसे जा रहे हैं, ये इसको छोड़ो। तो B से C, C से D, जिस डायरेक्शन में करंट अपोजिट प्लस हो गया, फिर इधर चले तो फिर प्लस E3, तो प्लस E3। अब फिर E पर पहुंच गए, E से ऊपर जाओगे, करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो यहां पर फिर से प्लस हो जाएगा। तो आपने लिखा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर 0। ये वैल्यू देखिए आपकी आ गई बिल्कुल। अब इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए आप, ये सही जो मैं लिख रहा हूं। यहां से बढ़ेंगे तो ये प्लस पे गए तो प्लस E2, अपोजिट प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की तरफ गए प्लस, और फिर अपोजिट तो फिर प्लस। तो यहां पर इसका रिजल्ट जो भी निकलना होगा निकलेगा, लेकिन दिस इज द करेक्ट वन। ये जहां तक पता नहीं कैसा लूप लिखा है, इसको मैं काट देता हूं, हटा दीजिए इसको। ठीक, तो इस तरीके से लूप का कॉन्फ़िगरेशन, लूप का पाथ आप यहां पर
केवीएल लगा सकते हैं और एक न्यूमेरिकल भी लेंगे जिसमें मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो ये बात आप चाहें तो नोट कर लीजिए, और अगर आती है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना नोट करने में कोई बुराई नहीं है। पॉज करें वीडियो 1-2 सेकंड के लिए और नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिए होंगे। चलते हैं, एक न्यूमेरिकल को ले लेते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छा पड़ सकता है। देखिए, जब हमारे सामने न्यूमेरिकल होता है, जैसे लिखा फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में बस इतना ख्याल रखना होता है कि I1, I2, I3 जो आप ले रहे हैं उसमें कम से कम वेरिएबल हो, ज्यादा वेरिएबल ना बने। तो जैसे यहां पर मान लीजिए 2 वोल्ट हमने करंट को फ्लो कराया, दैट इज I, ठीक। अब I1 कह दो, ये I1 देखिए यहां पे जा रही है। अब यहां पर ये बाइफरकेट हो जाएगी, मतलब टूटेगी करंट ना। तो एक में अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, सपोज करिए I2 करंट, और यहां पर करंट में मैं I1 में से I2 चली गई, तो दिस इज I1 माइनस I2। मैंने यहां पे देखिए I3 नहीं लिखा, लिखते तो भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे हमें कम से कम उतनी मिनिमम इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। तो हम जानबूझकर I3 इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उससे बचेंगे, कैलकुलेशन छोटा होगा उससे। तो यहां पर I2 डाला, I1 से I2 निकल गया है, तो I1 में से I2 चला गया, यही वैल्यू I1 माइनस I2 इधर चली गई, और यही वैल्यू I1 माइनस I2 इधर है, और यहां पहुंची, यहां से I2 आ ही रहा था, दोनों लोग मिल गए और ये वापस I1 करंट यहां पर चली गई। ये हमने क्या किया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। कोई क्लोज लूप पकड़ेंगे चालू हो जाएंगे, तो हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं। क्लोज लूप ले लिया आपने, A B E F A, ये देखिए इस तरह से A B E F A, कोई भी क्लोज लूप ले लीजिए, इसमें तो थोड़ा सरल हो जाएगा ऐसा लग रहा है, अभी आपको दिखेगा, क्योंकि मैं करता रहता हूं क्वेश्चन तो अंदाजा लग जाता है, आपको भी लग जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां से A से मूव किए आप B की तरफ, तो यहां पे देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो माइनस लिख दीजिए IR 4I1। फिर B पर पहुंचे, B से गए तो प्लस टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो +4। फिर यहां पर बढ़े तो जिस डायरेक्शन में करंट है बेटा उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां वैल्यू हो गई -2I1। यहां पहुंचे, अब यहां पर भी प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो +2 वोल्ट बराबर 0। ये क्या लगाया है आपने, केवीएल लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बहुत आसानी से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए -6I1 हो गया और ये 6 हो गया, तो भाई साहब 6I1 बराबर 6, और I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, हमें और आपको दिख रही है 1 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, मतलब कहने का मतलब है I1 निकल आया। अब यहां पर अगर हम I2 भी निकाल लें तो हमारा हर ब्रांच की कहानी हमारे सामने सेट है। तो ठीक है, I2 के लिए ये पाथ ले लो आप, इससे I2 निकल आएगा, पूरी तरीके से हमको दिख रहा है, आपको भी लगाने पर दिखे, कोई भी आप ले सकते हो लूप, दिक्कत नहीं है। तो क्लोज लूप ले लिया, क्लोज लूप BCDEB, देख पा रहे होंगे आप, ये लूप है BCDEB, है ना। शुरू कीजिए, तो B से C की तरफ गए आप, तो I इंटू R, यहां पर I1 माइनस ड्रॉप है तो -2, और वैल्यू लिखा I1 माइनस I2, ये रहा I1 माइनस I2। फिर यहां पे प्लस माइनस की तरफ गए तो -6 वोल्ट। फिर आगे हम लोग बढ़े इधर, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर से माइनस, तो -4I1 माइनस I2। अच्छा जी, फिर यहां बढ़े -4 वोल्ट, माइनस की तरफ जा रहे ना, -4 वोल्ट बराबर 0। अब देखिए हमें I1 की वैल्यू तो यहां से 1 एम्पियर पता थी, पुट कर दो I2 निकल आएगा। तो यहां से हमने क्या किया, I1 की वैल्यू इसके अंदर डाल दी, तो -2 1 माइनस I2 -6, और ये हो गया -10,
ये मिलकर -4, 1 माइनस I2 बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 2I2 -10 -4 प्लस 4I2 बराबर 0, 4 और 2 6I2 -14 16 हो गया, जहां तक अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक ठाक चल रहा है तो ये वैल्यू रही I2 बराबर 16/6, 2 से तो जा ही रहा है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 8, ये I2 की वैल्यू आ गई। अब जहां जहां I2 है वहां आप समझ रहे हैं, I2 की जगह लिख दीजिएगा 8/3 एम्पियर, I1 की जगह लिख दीजिएगा 1 एम्पियर, और I1 माइनस I2 निकालने जाओगे तो एक और निकाल लो, जो करंट आप बोलोगे कि भाई BC ब्रांच या CD ब्रांच या DE ब्रांच में कितनी है, तो वो I1 माइनस I2 है। I1 कहां था, 1 एम्पियर, और 8/3 इसको घटा दीजिए, तो आप घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए -5/3 एम्पियर। अब ये जो माइनस साइन आया है ना, इसका क्या मतलब है बेटा, बहुत ही सरल सी बात, इस माइनस का मतलब है जिस डायरेक्शन में हमने करंट एज्यूम की थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। मतलब ये I1 माइनस I2 मैंने मानी थी ऐसे जा रही है, लेकिन असल में ये किधर जा रही है, ऐसे, माइनस साइन ये दिखा रहा है। तो अगर ये प्लस आता तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो सही है, उसी डायरेक्शन में करंट है। और माइनस आ गया है तो इसका मतलब है हमने जो माना था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में सच्चाई है। बस इतनी सी बात है, उसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अगर माइनस आ जाता है, ये रेड कलर आपको दिख नहीं रहा होगा यहां पर, अगर ये माइनस आ जाता है, माइनस साइन, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन था, हमने जो माना था करंट की डायरेक्शन, उसकी विपरीत डायरेक्शन में करंट है। बात खत्म हो गई। आप नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लें और ध्यान दे लें, सब सवाल ऐसे ही निकलते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। पॉज करके नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। W = VIT, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो भी VIT होगा, E बराबर VIT। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये रहा VIT, और इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, I²RT, V²T/R, ये सारी चीजें कैसे हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इसको ये याद होगा, वैसे नहीं है, रिवाइज कर लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं, हम जानते हैं जो पावर होता है वो W/T होता है। इलेक्ट्रिकल पावर है तो E/T कर देंगे, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू थी उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। पर सेकंड SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग कितना एनर्जी दे रहा है, ले रहा है, वो उसकी पावर है। तो P = VI I²R V²R, ये उसकी पावर हो जाएगी। SI यूनिट पावर क्या होती है, वॉट। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, किलोवाट, मेगावाट चलते हैं, वो आपको पता ही है। बस हॉर्स पावर और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 HP बराबर 746 वॉट होता है। कभी कभी ये भूल जाते हैं आप, तो इसको ना भूलें, हॉर्स पावर। तो पहले जमाने में घोड़े की शक्ति को बड़ा मजबूत मानते थे, जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसी नाम पर ही कन्वेंशन पड़ गया 1 हॉर्स पावर। आज तो इंजन की जो पावर है CC में आते हैं। खैर एनीवे, तो हॉर्स पावर की बात की जाए तो हॉर्स पावर वहीं से निकला है, क्योंकि घोड़ों की शक्ति को अश्व शक्ति आपने सुना होगा, अश्वगंधा टाइप की कोई जड़ी बूटी भी शायद होती है, वो याद नहीं है, ज्यादा मालूम नहीं उस बारे में, लेकिन मतलब घोड़ों की हॉर्स पावर का मतलब है घोड़े वाली ताकत, यानी तगड़ी ताकत। साइंटिफिकली 1 हॉर्स पावर को हम क्या बोल देते हैं कि वो 746 वॉट के बराबर है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में फिर एनर्जी की बात है कि वही एनर्जी यहां लिखे W = QE या VIT I²RT V²T/R, ये जूल्स में होता है। कई बार आपको कैलोरी में दिया होता है, तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 या 4.18 में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो 4.2 कर लीजिए। 4.2 से आप डिवाइड कर देंगे तो इसी को J बोल देते हैं, देखिए। और ये वैल्यू क्या हो जाती है, कैलोरी में। ये देखिए नीचे दिखिएगा, अगर कोई चीज कैलोरी में दी है और जूल में बदलनी है तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं ना, 1 कैलोरी = 4.2
टू ही लिख देते हैं, 108 कई जगह लिखा होता है। ये हमारा रिलेशनशिप होता है कैलोरी जूल में। तो कहीं पर अगर कैलोरी लिखी है उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कहीं जूल में लिखा है कैलोरी में लेके आना है तो 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें पकड़े रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना भाई, एमसीक्यू के अंदर जो आंसर निकला है बस उसी की इंपॉर्टेंस है। तो कोई स्टेप मार्किंग जैसी बात तो है नहीं, आप तो समझदार हैं वैसे भी। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू में ऑप्शन ही दे दें जानबूझ के, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों वाला। जिस बच्चे ने सोचा अरे मेरा आंसर मिल गया पक्का सही, और गलत हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बन जाती हैं। तो ये आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है इसमें। चलते हैं एक कदम और आगे, और एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे। इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड आउट द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रजिस्टर इन 2 सेकेंड्स। ये देखिए 4 रजिस्टर्स हैं, इसके अंदर कितनी कितनी हीट डेवलप हो रही है हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग यहां पर किसी भी बहुत तरीके हैं इसको निकालने के। हम क्या सोच रहे हैं कि यहां से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें तो करंट यही जाएगी, यहां बटेगी यहां भी। इसके लिए वोल्टेज निकाल लेंगे, तो इसमें वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। पावर पूछा है ना, हीट डेवलप्ड, अच्छा हीट कितनी, पावर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और इसमें करंट वाला लगा लेंगे। आप समझ तो पा रहे हैं ना, जो हीट वाला फॉर्मूला होता है आई के कॉन्टेक्स्ट में वो आई स्क्वायर आर टी होता है, और हीट वाला वोल्टेज वाला वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। क्योंकि यहां वी निकालना थोड़ा आसान है, वैसे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, स्पीड की चिंता रहती है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, दोनों पैरेलल में देखिए, तो 1 अपॉन आर पी लिख देते हैं, 1 अपॉन, अब इसका देखिए तेजी से निकाल, ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तेजी से लगाने का ढंग भी आपको पता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ओरली कर लेंगे आप, 18 अपॉन 9 यानी 2 ओम। इसको करने की भी जरूरत नहीं, 18 अपॉन 9 दिख रहा है, ओरली 2 ओम आ गया। ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी आपकी, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर आप फिजिक्स मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे बहुत आसान कर दूंगा मैं, और जब चीजें आसान लगती हैं तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप कर लें तो पढ़ते भी आप ज्यादा हैं। भाई बायो क्यों पढ़ते हैं, एक तो बायो का भाई 360 नंबर की आ रही है और उसमें आपको मजा आता है पढ़ने में, लेकिन चक्कर क्या है, जो नीट में सिलेक्शन है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, तो इसमें जो आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद आता है, वो नहीं करना है, हमको वो करना है जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। हमें पसंद है केवल बायो, तो आप केवल बायो पढ़ के तो सिलेक्शन नहीं ले सकते भाई, आप जान ही रहे हैं ना, 360 में 360 ला पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, जो उस मुकाम पर पहुंचा दें कि कंफर्टेबली एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो करना होगा। तो हमेशा लाइफ में ऐसा होता है, खैर मैं लेक्चर दूंगा तो मोटिवेशनल टॉक हो जाएगी, आप आगे एमबीबीएस भी करेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर भी बन जाएंगे, लाइफ भी जिएंगे। भाई डॉक्टर बनने के बाद क्या जीवन नहीं जिएंगे, आपकी फैमिली होगी और चीजें, रिश्ते नातेदार होंगे, वहां पर भी आप देखेंगे कि कई जगहों पर आपके मन का ना होते हुए आपको थोड़ा सा जो जरूरत है वो करना पड़ जाएगा, और वही सही है। वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच बोलते हैं उसको, कि जो आपको ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन जरूरत है, क्योंकि उसको करके सब चीजें अच्छी हो सकती हैं। वापस आते हैं पढ़ाई पर, नहीं तो कहीं और निकल जाएंगे। खैर ये R2 ओम का मामला हो गया, बड़ी अच्छी बात है। ये तीनों लोग अब ये तीनों हैं सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना रहा बेटा, तो 3 ओम, ये आपको मिलके आ गया था यहां पर 2 ओम, तो 2 ओम प्लस 5 ओम, ये देखिए 10 ओम यहां पर आ गया। ठीक है, सही लिखा है, 5 2 7 3 10, तो 10 ओम यहां पर कहानी आ गई। अब यार आई नेट निकाल लीजिए, टोटल करंट कितनी है, तो ये वैल्यू होती है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आर। नेट ईएमएफ है, सेल लगा है 20 का और रेजिस्टेंस 10 है, तो 2 एंपियर की यहां पर करंट आ गई इस सर्किट में। अब इस पे और इस पे तो H निकालना बहुत आसान है, इसके लिए V निकाल लेते हैं। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन
हम V इजिकल टू आई आर लगा लेंगे। V इजिकल टू आई आर, आई है 2 एम्पियर, आर था इसका 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि 4 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के अक्रॉस 4 वोल्ट है। बड़ी आसानी से फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हीट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जैसे लंबी बात ना लिखनी पड़े। अब ये आई स्क्वायर आर टी वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। आई कितनी थी 2, आर कितना है 3, और समय बता रखे 2 सेकेंड। तो 4 त्रिक 12, 2 24 जूल आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से कह पा रहे हैं। अब 6 ओम की बात कर लेते हैं। अब देखिए 6 ओम का मतलब ये है, इसमें V वाला लगा देंगे क्योंकि V हमको पता है 4 वोल्ट निकाले हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला लगा, V कितना था बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर और 6 ओम रेजिस्टेंस है, T 2 सेकेंड है, तो ये 2 3 आ जाएगा, ये 16 है, 16/3 आ गया। थोड़ा इसको ऊपर करना होगा जैसे पूरी बातें यहां पर आ जाएं। अब इसके बाद ये 3 ओम जो दूसरा बचा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उसी में इनको ऐसे कर दिया ना, ये पैरेलल वाले हैं जैसे आप पहचान पाए इसको। अब इसमें भी वोल्टेज तो सेम था और बाकी सारी चीजें सेम है, ये 3 आ गया है 6 की जगह, तो 32/3। लास्ट बचा 5 ओम। 5 ओम के लिए करंट वाली वैल्यू ले ले। 5 ओम के लिए हमने आई स्क्वायर आर टी लगा दिया। करंट कितनी थी 2, आर कितना है 5 और समय है 2, तो 10 इंटू 4 यानी 40 जूल। बस देखिए आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ना थोड़ी चालाकी क्लेवरनेस आ जाएगी कि भाई हम वोल्टेज निकाल के जल्दी कर सकते हैं, करंट में नहीं फंसे हैं, उसको बाइफरकेट कर रहे हैं फिर हम लोग। तो ये चीजें कैसे आएंगी, जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और दनादन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो वही है ना कि वो एकदम सचिन तेंदुलकर विराट कोहली की तरह खेलने लगेंगे, बाउंसर मारा 6 रन के लिए उड़ा दिया, और प्रैक्टिस कम रहेगी तो बाउंसर आए तो घबरा जाएंगे। एनीवे, आप इस बात को समझ तो पा ही रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे मुझे आपको मोटिवेट करने की आदत सी पड़ी हुई है, मजा आता रहता है, और हमें पढ़ाने में आपको पढ़ने में दोनों में आनंद आता है, और जिस चीज में आनंद आएगा वो आप ज्यादा करेंगे। खैर इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करिए बेटा जी और नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे अब तक। और ये रही यहां तक की बातचीत, तो इसको नोट करें, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो देखिए हमारे घरों में बिजली की खपत सभी लोग करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा आपका जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, कि आपने 400 यूनिट खर्चा की, आपने 800 यूनिट खर्चा की, आपने 1200 यूनिट खर्चा की, आपने 150 यूनिट खर्चा की। तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है किलोवाट आवर, बिजली का ही एक कमर्शियल यूनिट है। तो कमर्शियल यूनिट किस बातचीत में चलता है, देखिए यहां पे लिखा भी है कहीं, ये देखिए किलोवाट आवर। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो किलोवाट होता है ये यूनिट ऑफ पावर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। में पावर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल है। और किलोवाट आवर जब लिखते हो तो ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए जो लग गए हैं ना महाशय आवर इसके साथ, इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। पहले वाला किलोवाट यूनिट ऑफ पावर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जा रही है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट जो मीटर की रीडिंग आती है। इसका क्या मतलब 1 किलोवाट आवर, कि 100 वाट का बल्ब अगर आप लेके आते हैं और 10 घंटा जला दीजिए उसको, 100 वाट का बल्ब 10 घंटा चलाएंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा, और उसका रिजल्ट कितना आएगा 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट के बल्ब को 1 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली लगेगी। 1000 वाट का बल्ब लिया, नॉर्मली 1000 वाट का बल्ब हम लोग घर में यूज नहीं करते हैं। तो 1000 वाट का जो कि 1 किलोवाट हुआ, उसका बल्ब 1 घंटे जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली जाएगी। या 100 वाट के बल्ब को 10 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली जाएगी। और एलईडी यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए घर में कहीं पढ़ने के लिए आपने 20 या 25 वाट के ट्यूबलाइट लगा दी एलईडी वाली, जो 18 वाट की भी आती है, 20-22 वाट की भी आती है। तो 20-22 वाट की ट्यूबलाइट में अगर आप पढ़ पा रहे हैं आसानी से, तो आप समझ लीजिए कितनी बचत है। अगर
1 यूनिट खर्चा करनी है बल्ब से, इंडेसेंट पीला वाला बल्ब, तो वो 100 वॉट का बल्ब 10 घंटा चलाइए और उसकी कंजम्पशन 1/5 आपने कर दी, 20 वॉट पे आ गए, तो 50 घंटे एलईडी जलाइए तब 1 यूनिट खर्चा होगी। तो इसीलिए एलईडी का बहुत बोलबाला है आजकल, एलईडी बल्ब का, एलईडी ट्यूबलाइट। तो जहां पढ़ने की आवश्यकता होती है वहां थोड़ी रोशनी ज्यादा आपको चाहिए होती है। शायद थोड़ा बड़ा कमरा है तो 1 ट्यूबलाइट से ना बने बात, 2 ट्यूबलाइट लगा लेंगे आप, तब भी बहुत बचत है। और जहां पढ़ना नहीं है वहां पर तो 1 ट्यूबलाइट, अगर ठीक ठाक कमरा है 10 बाई 10 का, तो कोई समस्या वहां रहती नहीं, अच्छा खासा दिखता है। तो ये खैर एनीवे, आपको जो बातचीत चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास यूनिट के नाम से आता है, और आप समझ गए होंगे किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। इसको कन्वर्जन को याद रखिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल पड़ जाता है। और बाकी तो बातें जो लिखी हैं वो अभी मैं समझाऊंगा। यहां पर लिखा है कि आप देखते होंगे ना, जब आप बल्ब लेने जाते होंगे, नहीं लेने गए होंगे तो देखा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। कोई भी बल्ब ले लीजिए, तो अगर मैं पीले वाले बल्ब की बात करूं तो उसमें देखिए लिखा होता 100 वॉट, और नीचे ना वोल्टेज भी लिखा होता है 220 से 230 वोल्ट या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, जो भी कंपनी बना रही है वो उसकी रेटेड वैल्यू होती है। रेटेड वैल्यू होने का मतलब क्या है कि कंपनी ने, अगर आप किसी पर बल्ब पर लिखा है जैसे कि 100 वॉट और 220 वोल्ट, ये मान लीजिए पावर रेटिंग है उसकी या रेटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि उस बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो 100 वॉट का वो पावर आपको देने वाला है। बात समझ में आ रहे हैं ना? ये वॉट किसकी है? यूनिट ऑफ पावर है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये वो रेटेड वैल्यू होती है, रेटेड वैल्यू कह लीजिए या पावर रेटिंग जिसे बोलते हैं। अब आप जब घर में यूज करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि 220 वॉट की जगह 230 वॉट दे रहे हो, 210 वॉट दे रहे हो, लो वोल्टेज आ रहा है तो कोई 180 185 आ रहा हो, या 2 बल्ब सीरीज में लगाए हैं, 2 बल्ब पैरेलल में लगाए हैं, तो उन सब जगह पर ये इस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो रेटेड वैल्यू है, कंपनी ने बना के मैन्युफैक्चर करके भेज दिया घर आपके। अब आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय उसकी इफेक्टिव वैल्यू पिक्चर में होती है कि ये बनी है चीज इसलिए, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो पा रहा, उतना आप नहीं उसको सप्लाई कर पा रहे हैं वोल्टेज। तो वहां पर जो कंजम्पशन ऑफ पावर है वो पावर इफेक्टिव पावर के रूप में बदल जाती है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके यहां जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने लिए भी हैं, कि 2 बल्ब को सीरीज में लगाओ तो कौन सा तेज जलेगा, 2 बल्ब को पैरेलल में लगाओ तो कौन सा तेज जलेगा, इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो उसके लिए जानकारी जरूरी है है ना? खैर, मैं भी बड़ा सरल तरीके से उसको बताऊंगा आपको। तो आप समझ गए होंगे कि रेटेड वैल्यू यानी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके जो घर भिजवा दिया, आपके घर क्या भिजवाएंगे, दुकान पे चली आई है और दुकान से आप खरीद लाए हैं, वो स्थिति जो है वो रेटेड वैल्यू है या पावर रेटिंग है, मैन्युफैक्चर्ड कार्यक्रम है वो। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं एक न्यूमेरिकल, फिर इस बात को आगे खड़ा करेंगे। लिखा, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, द पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी, द पावर डिसिपेटेड बाय इन 3 ओम रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए क्या स्थिति है, यहां से करंट जा रही है आई, 2 बैटरी 2 सेल लगे हुए हैं, दोनों की पोलैरिटी अलग है, एक रेजिस्टेंस है। तो नेट ईएमएफ क्या रहा, यहीं से शुरू हो जाते हैं। नेट ईएमएफ, दोनों पोलैरिटी अलग है, तो 10 - 4 यानी 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम। तो करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में, नेट ईएमएफ अपॉन जितना रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, यानी इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट है। तो यहां पर ये जो 10 वोल्ट वाले हैं ये पावर कितना सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाइड बाई 10 वोल्ट बैटरी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, E इंटू आई। ई कितना है 10 वोल्ट और करंट कितनी है 2,
तो ये 20 वॉट की इन्होंने पावर सप्लाई की, और इसका यहां ये उल्टी लिखी है तो ये पावर कंज्यूम कर रही है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं, इसने सप्लाई की और कंजम्पशन इसका दो जगह हो रहा है, एक तो ये यहां पर कंजम्पशन, यहां पर तो पावर कंज्यूम्ड बाई 4 वोल्ट बैटरी, इसकी वैल्यू हो गई E इंटू आई। ई है यहां पर 4 वोल्ट, आई थी यहां पर 2, यानी 8 वॉट का ये पावर कंज्यूम कर ले गई। अच्छा, अब तीसरी बात कर लेते हैं, 3 ओम वाले के लिए क्या कहानी है। पावर कंज्यूम्ड बाई पावर कंज्यूम्ड बाई 3 ओम रेजिस्टेंस, वो वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर, और ये रहा 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 12 वॉट। ये आपके आंसर्स आ गए जो इन्होंने पूछे थे हम लोगों से। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट करें, मेरे ख्याल से आप अब तक इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। आइए पावर कंजम्पशन की बात देखते हैं, जो मैं चर्चा चालू करके रखा था। तो यहां पर देखिए, पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। तो देखिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो पावर, इस पावर का फॉर्मूला ऐसे लगता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर रेजिस्टेंस का फॉर्मूले का उल्टा चलता है। रेजिस्टेंस वाला चलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पावर चलता है 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अप्लायंसेस। अब यहां पर जैसे आपको पूछा जाए कि दो पावर वाले बल्ब हैं 100 वॉट और 60 वॉट, कौन सा तेज जलेगा? तो यहां पर जिसका पावर कम होता है वो तेज जलता है। इसको याद कैसे रखेंगे बताता हूं, और लॉजिक क्या है साइंटिफिक वो भी बताता हूं। याद ऐसे रखिए कि घर में अपने आपको ज्यादा रोशनी चाहिए होती है तो ज्यादा वॉट का बल्ब लाते हैं। भाई मान लीजिए 50 वॉट आपने लगा रखा, रोशनी कम लग रही, तो आप कहते हैं 100 वॉट लगाओ भाई, तो 100 वॉट पे ज्यादा रोशनी मिलेगी ना। और अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो वॉट बढ़ाने पे ज्यादा रोशनी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। घर वाली स्थिति याद रखो, डेली रहते हैं, इतना तो मालूम ही है। तो ज्यादा वॉट का बल्ब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, घर वाली स्थिति में हो, तो ज्यादा रोशनी देगा। उसका उल्टा सीरीज में, अगर ज्यादा वॉट का बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो वो कम रोशनी देगा। बात खत्म हो गई। हमेशा आप भूलेंगे क्यों, बाप घर में रहते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने याद करने की ट्रिक बताई सरल तरीके से, उसमें ऐसा होता क्यों है भाई? साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है? बड़ी आसान सी बात। अब आप देखिए ना कि जो रेटेड वैल्यू है, यानी पावर रेटिंग, मैं रेटेड वैल्यू लिख देता हूं, या पावर रेटिंग लिख सकते हैं। पावर रेटिंग, देखिए पावर रेटिंग जो होती है वो तो सिंपल पावर की जो रहती है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तो कंपनी बना रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो देश भर में बेचना है उसको। तो V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से आप अगर किसी भी बल्ब का या अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालना चाहिए तो V स्क्वायर अपॉन P से निकाल सकते हैं। फायदा क्या है कि किसी भी आप सीरीज या पैरेलल में लगाइए, इस अप्लायंस के आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम आर पकड़ लेते हैं। भाई सीरीज में बल्ब लगाओ या पैरेलल में लगाओ या कहीं लगाओ, उसका आर थोड़े बदल जाएगा, इसीलिए आर को पकड़ते हैं, क्योंकि वो बदलता नहीं, हमारा सच्चा साथी है। किसी भी परिस्थितियों में चेंज नहीं होगा, मेरा साथ देगा। खैर, ये तो हो गई रेटेड वैल्यू। अब आप जब कंज्यूम करने जाते हैं, मतलब आपने दो बल्ब सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में लगाए हो इसलिए करंट आई ले लेते, क्योंकि आई इज कॉमन फॉर बोथ बल्ब्स। आई इज कॉमन फॉर बोथ बल्ब्स। तो इफेक्टिव पावर की अगर हम बात करें, इफेक्टिव मतलब इस्तेमाल करते हुए, तो हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में आई सेम है, तो आई को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई दोनों में एक ही आई, ये बात खत्म हो गई। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि जिसका इफेक्टिव लिख देता हूं, यानी जिसका पावर किसका ज्यादा होगा, आर का ज्यादा होगा। जिसका आर ज्यादा वो तेज चलेगा। यही सूचना दे रहा है हमको। और यहां से क्या मिल रहा है? जिसका पावर ज्यादा उसका आर कम। अगर हमने 2 वॉट के 100 वॉट का और 200 वॉट का बल्ब लिया,
और आर निकालने जाएंगे तो इसको मान लीजिए R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, तो पावर के उल्टा चलता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, R1 इज ग्रेटर देन R2। बात पकड़ में आ रही है ना भाई, पावर जिसका ज्यादा उसका आर कम, पावर जिसका ज्यादा उसका आर कम, ठीक। और इसके हिसाब से ये चलेगा। अब यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि R1 जिसका ज्यादा इफेक्टिव पावर उसका ज्यादा होगा, तो R1 किसका ज्यादा, 100 वॉट का, तो 100 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर लिख दो, या ब्राइटली, जो भी भाषा लिखना चाहते हैं। तो याद रखने का भी तरीका बता दिया और ये साइंटिफिक फिजिक्स का लॉजिक भी बता दिया। ये रेटेड वैल्यू है, ऐसे ही पैरेलल में करेंगे। और ये कौन सी वैल्यू बेटा जी, इफेक्टिव वैल्यू, जो हम इस्तेमाल करते वक्त देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स की बात की जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो सिंपली जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा जो मैंने समझाया था। अब यहां पर आपको मैंने बताया था कि ज्यादा पावर वाला बल्ब ज्यादा तेज जलेगा। 100-200 वॉट है तो 200 वॉट विल ग्लो मोर ब्राइटली, ग्लो मोर, जो भी बोले। अब यहां अगर साइंटिफिक फिजिक्स की भाषा यूज करें तो रेटेड वैल्यू तो आपकी वही आएगी बेटा, रेटेड वैल्यू ऑफ पावर। तो उसको लिखेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। लेकिन अब यहां पे इफेक्टिव पावर की जब बात करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, V। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, V स्क्वायर बाई आर। इससे पता क्या चला कि P इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी R जिसका ज्यादा P इफेक्टिव उसका कम। अब यहां पर देखिए, आप यहां पे देख पाए, अगर कोई 100 वॉट का बल्ब है और 200 वॉट का बल्ब है, सेम वोल्टेज पे डाल रहे हैं, तो आपने देखा ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, तो आपने देखा क्या, उसका उल्टा चलता है, यानी R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। अगर R1 R2 से ज्यादा है तो R1 रखोगे तो P क्या हो, इससे क्या, इससे रिलेट कर लो। तो इससे रिलेट आपने किया, इसका उल्टा ये है, यानी P इफेक्टिव ऑफ 1, ये ग्रेटर है, लेस कर दो, P इफेक्टिव ऑफ 2। तो P इफेक्टिव 1 क्या है, ये आपका धीरे जल रहा है 100 वाट का, और इफेक्टिव ऑफ 2 200 वाट का तेज जल रहा है। ये इसका साइंटिफिक, ये फिजिक्स की भाषा में लॉजिक है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए V सेम रहेगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया है। वहां पर I सेम था इसलिए I लगाया है। और आपको याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया कि सीरीज में कम वॉट वाला तेज चलेगा, पैरेलल में ज्यादा वॉट वाला तेज चलेगा, और कहानी इस तरह से बनती है। खैर ठंडे दिमाग से इसको नोट कर लीजिएगा, कई बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मैं हटता हूं, इसको नोट करें, फिर सवाल या जो भी है आगे की चर्चा जारी रखेंगे। पॉज करके नोट कर पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब यहां एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशन हम जानते हैं बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इंडेसेंट बल्ब की बात कर रहा है, जो पीले वाले बल्ब आते हैं, उसमें जो फिलामेंट होता था ना, वो टंगस्टन का बनाते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, जिससे हीट डेवलप हो और फिर लाइट निकले। वैसे तो हीट में बहुत पार्ट बेकार हो जाता था उसका, लाइट कम आती थी, लेकिन आपको तो लाइट ज्यादा लगती थी, लेकिन हीट उससे ज्यादा निकलती थी, गर्म हो जाते थे बल्ब वो। अगर आप कभी जलते हुए बल्ब को 10-15 मिनट जल जा पकड़ो तो गर्म लगेगा, शायद छोड़ दोगे हाथ से, इतना गर्म हो जाता था। जबकि एलईडीज इतनी गर्म नहीं होती, प्रैक्टिकली बात करें तो गर्म होनी ही नहीं चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन थोड़ी बहुत गर्म होती है, लेकिन आपको कोई उससे परेशानी नहीं होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा और रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैविंग हीटिंग एलिमेंट्स लाइक हीटर, गीजर और प्रेस। आप जो गीजर है, नहाने का पानी गर्म करते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें नाइक्रोम यूज किया जाता है। तो उस नाइक्रोम में भी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कि गल ना जाए, जल्दी जल्दी गलेगा तो कौन बदलेगा बार बार। तो हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज ले लेते हैं, तो फ्यूज में क्या रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं इसको, एंड हाई रेजिस्टिविटी। तो फ्यूज को आप लगाते हैं, जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती है ना,
वो रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस, तो हीट अप, हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, आई आपने बढ़ाई, हीट बढ़ी और मेल्टिंग पॉइंट कम है, फट से जल जाएगा। तो जैसे जल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। घर में जहां लगाया है बाकी अप्लायंस तक वो हाई करंट नहीं पहुंचेगी, और जिससे आपका घर बच जाएगा। मतलब घर बचने का मतलब है कोई भी अप्लायंस फूकने से बच जाएगा। अच्छा, अब ये तो फ्यूज वाला चक्कर था, लेकिन आजकल आपने देखा होगा एमसीबीज लगती हैं, आपके घर में भी लगी होंगी। एक तो मेन फ्यूज लगा होगा कटआउट, जो बिजली के खंबे से आता है, वहां तो अभी भी फ्यूज लगते हैं। उसके बाद एमसीबीज लगती हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती हैं। इसको क्या था, इस वाले फ्यूज को कई जगह इसका भी इस्तेमाल है, लेकिन इसको गर्म होकर जलने में थोड़ा समय लगता है। समय ऐसा नहीं कि 10 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं, बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिर भी कुछ समय चाहिए गर्म होकर गलने के लिए। जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला मामला है वो झट से हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो अप्लायंस ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि उसमें गर्म होकर नहीं चलना, वो खट से एमसीबी गिर जाती है, और उसके बाद अगर आप एमसीबी ऊपर कर दें, गड़बड़ी कोई खास नहीं, तो चालू हो जाता है। वरना जो है उसको बनवाना पड़ेगा आपको। फ्यूज तो अगर उड़ गया तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। एमसीबीज की थोड़ी एडिशनल बातें जो कि आपके घरों में यूज होती हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स या एमसीबी के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर एक बात पूछी गई है, टू बल्ब्स हैविंग रेटेड वैल्यू है 60 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, आर ज्वाइंट इन सीरीज। अच्छा, विच ऑफ द टू, कौन सा तेज चलेगा? तो सीरीज में कम वाला, मैं समझा चुका हूं ना पूरा लॉजिक। तो सीरीज में 60 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। क्यों होता है ये मैं समझा चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। और पैरेलल में आ जाओ, तो पैरेलल तो घर वाली स्थिति होती है, ज्यादा वॉट का बल्ब जो ज्यादा रोशनी, तो 100 वॉट का बल्ब विल ग्लो मोर। यहां ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्यों सीधा लिख दिया है, क्योंकि यहां पे 220 वोल्ट दोनों के लिए सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो हमको शायद कैलकुलेशन करनी पड़ती कि R1 R2 कितना आ रहा है। क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, इसलिए केवल पावर को देख के खट से मैंने लिख दिया है। अगर यहां लिखा होता एक में 220 और एक में लिखा होता 150 वोल्ट, तो हम झट से सीधे ना लिख पाते, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता थोड़ा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बात भी समझ गए होंगे किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। खैर, अगली बात को लेते हैं, इसके आगे की बात को। बेटा देखिए, अगली बात पे आ गए हम लोग, और यहां ये भी न्यूमेरिकल है, टू बल्ब्स हैविंग रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट और 100 वॉट 220 वोल्ट आर ज्वाइंट इन सीरीज एंड अल्टरनेटिवली 300 वोल्ट पे और 440 वोल्ट पर। फाइंड आउट विच विल फ्यूज इन ईच केस। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, दो बल्ब को लगाया है, एक बार तो इसमें जो पोटेंशियल दिया है डिफरेंस वो 300 वोल्ट दिया है, और एक बार 400 वोल्ट दिया है। तो घटना क्या कर, पहले 300 वोल्ट की बात करते हैं। ये 40 वॉट के बल्ब है, 220, और ये 100 वॉट का है 220 वोल्ट। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ी सी कहानी करेंगे। भाई, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि इन बल्बों की करंट झेलने की क्षमता कितनी है। अगर आई मान लो यहां पर 0.2 तक का झेल सकता है, उससे ज्यादा की करंट गई तो वो बल्ब उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट हमें ये निकालना है कि ये जो रेटेड वैल्यू है, पावर रेटिंग है, इसके हिसाब से कितनी करंट ये झेल सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, रेटेड वैल्यू लिख देते हैं। रेटेड वैल्यू की बात की जाए तो मैं किसकी बात करूं, 220 वोल्ट दोनों के केस में लेके चल रहे हैं, तो 40 वॉट और 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू VI। फर्स्ट बल्ब 40 वॉट बल्ब, तो यहां पे P लिखा 40 वॉट, V कितना था 220 था, तो ये I कितना झेल पाएगा। मैं इसको फर्स्ट बल्ब बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड बल्ब अभी, तो I1 बोल देता हूं इसको। इसके लिए करंट कितनी है 40/220, तो 2/11, यानी वैल्यू आ जाएगी 0.18 एम्पियर।
यानी ये जो बल्ब है 0.18 एम्पियर तक की करंट को झेल सकता है, इसके ऊपर करंट जाएगी तो फूक जाएगा। अच्छा, सेकंड के लिए नंबर 2 ले लेते हैं, P इज इक्वल टू वी आई टू। तो आई टू की वैल्यू हो गई P अपॉन P इसकी कितनी है 100 वाट और 220, तो 5 अपॉन 11, तो ये वैल्यू आएगी आपकी, सब बराबर लिखा है ना, 100 अपॉन 220, तो 5 अपॉन 11 कितना आ गया बेटा, 100 वाट का बल्ब लिए हुए हैं। तो यहां पर शायद हमें लगता है ये गड़बड़ टाइप्ड गलत है, ये चलो 100 वाट का ही लेके चलते हैं। तो 11 को आप इसको निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 11 चौक 44 6 60 और 0.45 एम्पियर, ये वैल्यू यहां पर आ रही है 100 वाट बल्ब के लिए। अच्छा, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तब हम इसकी एक्चुअल करंट निकाल पाएंगे, इफेक्टिव करंट। ये तो इसकी पावर रेटिंग के हिसाब से निकाला है। अब हम अगली बात करते हैं R1 R2 के लिए। तो R1 की बात हमने की, फर्स्ट बल्ब, तो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो वी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन जहां तक 40, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1210 ओम। सेकंड बल्ब की बात करें 100 वाट वाले की R2, तो वी स्क्वायर अपॉन P वहां भी लगेगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100, 484 ओम। अब सीरीज में जब इसको लगाए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, थोड़ा सा छोटा लिखना चाहता हूं जैसे ये डायग्राम हमारे सामने रहे। टोटल आर इन सीरीज, तो आर सीरीज का मतलब है R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 1210 प्लस 484, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 1694 ओम। अब इसमें करंट कितनी जा रही है इस समय, तो आई कितनी हो गई V अपॉन R, V था 300 वोल्ट, R है 1694, इसको सॉल्व करोगे 0.177 एम्पियर। अब देखिए ये किससे ज्यादा है, मेरे ख्याल से दोनों से कम है, तो कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। दिस यानी इस समय जो करंट जा रही है वो 0.177 है, जो कि इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो नो बल्ब विल फ्यूज। आई इफेक्टिव लिख देते हैं, आई इफेक्टिव इज लेस देन द रेटेड आई फॉर बोथ बल्ब्स। वो कितनी कितनी थी, एक में थी 0.18 एम्पियर और दूसरे का था 0.45 एम्पियर। तो नो बल्ब विल फ्यूज, नो बल्ब विल फ्यूज। अब अगले में कानून क्या है कि पैरेलल में, ये तो एक काम हो गया, अब पैरेलल में लगाने की बात करते हैं। तो चलिए इधर लिख लेते हैं, इन पैरेलल, पैरेलल में एक बल्ब आपने ऐसे लगाया है, एक बल्ब आपने ऐसे लगाया है, और यहां पर आपने 400 वोल्ट, एक बार चेक कर लेंगे जहां तक 400 वोल्ट की कहानी है, अभी मैं नोट करने का मौका दूंगा आपको, 440 वोल्ट है, तो ये रहा आपका 440 वोल्ट। अब यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की बात कर सकते हैं कितनी है, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसका हमने R1 निकाला था, इसका R2 था। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, पैरेलल कह लीजिए या इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके अक्रॉस भी 440 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 440 वोल्ट, तो इसमें कितनी करंट, इसमें कितनी करंट निकाल के हम लोग जज करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर फर्स्ट बल्ब आई इफेक्टिव लिख देता हूं, कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर,
तो V अपॉन आर, वी कितना है 440 वोल्ट, और इसका R1 कितना था 1210, ये वैल्यू आ गई 440 अपॉन 1210। और दूसरे की क्या आ गई, अभी मैं सेकंड बल्ब भी लिख देता हूं, आई इफेक्टिव बराबर V अपॉन R2, ये थी 410 अपॉन 484। तो यहां पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी 440 अपॉन 484। तो टोटल वैल्यू की बात की जाए, ये तो सेम है वोल्टेज, और करंट की वैल्यू इसकी अलग से निकल जाएगी, यानी 1200, इसको काट लीजिए आप, तो 44 अपॉन 121, यानी कि 44 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, और करीबन 12 तिहाई 36 तक जाएगा ये, 363, तो 10 7 आ गया, और ये 13 में से 6 गया, 13 7 आ गया मेरे ख्याल से 77। अगर यहीं रोक लें तो 0.3 पहला वाला उड़ जाएगा लग रहा है, पहले वाले की 0.18 थी। इसका देख लीजिए आई इफेक्टिव कितनी है, ये तो और ज्यादा आ रही है, तो इसके लिए देखते हैं 484 को मैंने 440 से दिया ये, और यहां पे करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 बार 9 चौक 36, करीब करीब 9। तो इसमें जो करंट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.9, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 0.3। एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों ही बल्ब फ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, 0.18 0.45, दोनों में दोनों की वैल्यू उससे ज्यादा हो रही है, तो बोथ बल्ब विल फ्यूज। विल फ्यूज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, एक बार चेक कर लेते हैं जैसे कोई दिक्कत लगे ना। जॉइंट सीरीज इंटरनेट, अरे ओहो, ये जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, सीरीज में ही है, लेकिन ये 300 की जगह 440 वोल्ट है, मैंने इसको पैरेलल में ले लिया। अगर ये पैरेलल, कोई बात नहीं, एक चीज सीखने का और मौका मिला, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फिर उड़ जाएगा, दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। देख पाए ना, ये कहानी क्या है, इन पैरेलल। अगर हम सीरीज की ही बात करें, मैं वापस जाता हूं और यहां इसी को नीचे खिसका के कर देता हूं, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ही केस नंबर 2 बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में बल्ब तो सीरीज में थे, लेकिन बेटा यहां पे 440 वोल्ट आ गया था, ठीक। अब R1 R2 तो सब निकाल चुके थे, अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, आई निकाल लो। तो आई कितनी हो गई 440, और टोटल R1 प्लस R2 1694, यानी इसमें करंट कितनी है 0.26 एम्पियर। तो इसके हिसाब से 0.26 एम्पियर पहले वाले से ज्यादा है और दूसरे से कम है। ये देखिए, इससे ज्यादा इससे कम, तो पहला वाला फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, क्योंकि आई इज ग्रेट, आई इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आई रेटेड लिख देता हूं, या और क्लियरिटी दो तो 0.26 एम्पियर इज ग्रेटर देन 0.18 एम्पियर, एंड सेकेंड बल्ब विल नॉट फ्यूज, क्योंकि आई इफेक्टिव की वैल्यू लेस है आई रेटेड से। आई इफेक्टिव कितनी थी बेटा, ये तो सेम ही थी, 0.26 इज लेस देन, और ये थी 0. दिख नहीं रही है, याद भी नहीं है हमको, तो 0.45। तो ये बात देखिए पूरी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जाती, नोट कर लीजिए। और मैंने एडिशनली पैरेलल वाला भी समझा मारा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चीजें समझने और सीखने का मौका मिला, एक सवाल ही था वो बेसिकली। तो मैं यहाँ थोड़ा हटता हूँ, इसको आप पॉज करके बेटा नोट कर लें, मेरे ख्याल से आप पॉज किए होंगे, नोट भी किए होंगे। थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ जिससे कि पूरी बात आप तक पहुंच जाए। ये मेरे ख्याल से शायद आपके सामने पूरी बात आ गई है, इसको आप नोट कर लीजिए।
और पॉज करके मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अगली बात करता हूं आपके लिए, ये पैरेलल वाला था, इसको भी नोट कर लीजिए, भी काम का है आपके, तो आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए अब समय आ जाता है 3 क्वेश्चन चैलेंज का। मतलब क्या है कि आपने आज जो लेक्चर देखा है इसी पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर देखने के बाद आपको आया है कि नहीं आया है, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। और किसी पॉइंट पे अटक रहे हैं तो टाइम स्टैंप लगे रहेंगे, वहां जाकर आप उसको स्टडी कर लीजिए 1 मिनट 2 मिनट, जिससे वो क्वेश्चन निकल पावे, तभी इसका फायदा आपको होगा। तो 3 क्वेश्चन चैलेंज में चैप्टर 3 पार्ट 4 है। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला आपके सामने क्वेश्चन है दिस वन, 5 सेकंड का वक्त है, इसको आप देखिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा। तो 5 सेकंड का वक्त ले लीजिए, आराम से इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। 5 सेकंड हो गए होंगे पॉज करके, और बाकी दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिस इज द सेकंड वन। 5 सेकंड इसके लिए भी लीजिए और सॉल्व करके बताइए कि आपके हिसाब से इसकी क्या वैल्यू बनती है। मेरे ख्याल से आप इसको कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फाइनल क्वेश्चन है। ये रहा आपका नंबर 3 सवाल। इसको भी सॉल्व करें बेटा और बतावें। मैं हटता हूं, और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सॉल्व जरूर करिएगा जिससे आपको इसका फायदा मिल सके। तो अगर आप बेटा ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकले और नीट में सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ध्यान रखिएगा, बायो पढ़ने के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करेंगे तो ही सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होएगा। आप ऐसा कीजिए और एंजॉय कीजिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अरविंद एकेडमी ऐप और ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके अपनी इच्छा अनुसार वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।